नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे इतिहास के पार्ट 4, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इस पार्ट में हम औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री या कारखाने सब विकास को पढ़ेंगे कि भारत या सबसे पहले जिस जगह औद्योगिकरण हुआ था वो था ब्रिटेन में। किस तरह जो व्यापार है या कारखाने हैं, किस तरह इन चीज़ों का विकास हुआ। क्योंकि आपको पता है, पहले जो है हाथों से बनाई हुई चीज़ें बिकती थी, वो बनती थी, लेकिन धीरे-धीरे कारखाने, फैक्ट्री का उत्पादन होने लगा, चीज़ें बनने लगीं। तो कैसे क्या हुआ उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। डिटेल में इस पार्ट को बाद में समझाऊँगा, लेकिन अभी हम इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को हम पहले करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो लिखा हुआ है, प्राच्य किसे कहते हैं? क्या क्या क्वेश्चन है पहला, प्राच्य किसे कहते हैं? देखो, प्राच्य जो वर्ड है, एक वर्ड है जिसका प्रयोग एशिया देशों को बोला जाता है। तो लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित, क्या, जो भूमध्य सागर है उसके पूर्व में स्थित देशों के लिए प्राच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये भूमध्य सागर, यदि मैं आपको भूमध्य सागर दिखाना चाहूँ तो ये हमारा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में आप दे रहे हैं, ये हमारा मेडिटेरियन सी, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य सागर। इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में जितने भी देश हैं उसके पूर्व में कौन सा है, देखो हमारा। तो भूमध्य सागर से पहले कौन सा, सिर्फ एशिया है। क्या है, सिर्फ एशिया। तो एशिया को ही हम क्या प्राच्य शब्द करके बुला रहे हैं। तो दोबारा चलते हैं हमारी पीडीएफ पर। तो क्या लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर के पूर्व में कौन था, सिर्फ एशिया था। स्थित देशों के लिए प्राच्य शब्द का उपयोग करते हैं, आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यहाँ तक हम याद करेंगे, बाकी के हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक याद करें। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी जीजी भोई कौन थे? तो देखो, अब जमशेदजी जीजी भोई एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की तरफ से बहुत ज्यादा व्यापार किया। एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जमशेदजी जीजी भोई एक पारसी बनकर के बेटे थे। कौन थे? पारसी बनकर के जो थे वो बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार व्यापार और जहाजरानी का काम किया। जहाजरानी का काम मतलब जहाज को चलाने का काम। जहाज को जो चलाते हैं उसको जहाजरानी बोलते हैं। तो अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह, उस समय पर सबसे ज्यादा सिर्फ चीन से व्यापार होता था, तो अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार किया और जहाजरानी का काम किया। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था, यानी कि उनके साथ जहाजों का एक विशाल बेड़ा था, मतलब बहुत सारे जहाज थे। तो उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण, यानी कि अंग्रेज और अमेरिकी जहाज, जो अंग्रेज के जहाज हैं और जो अमेरिकी जहाज हैं की प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के कारण क्या हुआ, 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। यानी कि जमशेदजी जीजी भोई एक पारसी बंगाल के बेटे थे। अपने समय के उनके समय के लोगों की तरह उन्होंने भी चीन से साथ व्यापार किया और जहाजरानी का काम किया। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज और अमेरिकी जहाज की कंपनियों के साथ उन्होंने कंपटीशन किया, है ना। कंपटीशन किया तो 1850 तक उन्हें अपने सारे जहाज बेचने पड़े, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जमशेदजी जीजी भोई के बारे में लिखा हुआ है। अगला हमारा, गिल्ड्स क्या थे अथवा गिल्ड्स किसे कहा जाता है? तो गिल्ड्स क्या है, देखो, गिल्ड्स है एक तरह का समुदाय, क्या बोल सकते हैं, समुदाय, यानी कि लोगों या मजदूरों का एक संगठन। इसमें क्या होता है, ये जो थे वो शहरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? शहरों में। क्योंकि शहरों में रहते थे तो गिल्ड्स एक मजदूरों का संगठन होता था जो शहरों में रहते थे। ये क्या करते थे, किसी और दूसरे व्यक्ति को, यानी कि उस शहर में यदि और कोई व्यापार करने के लिए गाँव से आएगा तो उसको घुसने नहीं देते थे। यानी एक तरह से दबदबा बनाए हुए थे। तो एक तरह का ही संगठन है। क्या, एक तरह का संगठन। तो लिखा हुआ है, संगठन का मतलब होता है ग्रुप। तो गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। उत्पादकों के क्या होते थे, संगठन होते थे, जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे या कारीगरों को सिखाते थे और भी चीजें जिनका जिनके तो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, यानी कितना माल बन रहा है भाई, कितनी चीजें बन रही है, तो उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। प्रतिस्पर्धा मूल्य तय करते थे। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन ही होगा, मूल्य ये तय करते थे। तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। यदि उस व्यवसाय में कोई आ रहा है तो उनको आने से क्या करते थे, रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स के को, यानी शासक जो थे उस समय के जो शासक रहे होंगे, उन्होंने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दे दिया। यानी कि जो आपके व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। ठीक है, चलो अगला है, गुमास्ता से क्या तात्पर्य है? गुमास्ता, तो गुमास्ता क्या है भाई? तो देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई व्यापार करने के लिए, ये उस समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बुनकरों से कपड़ा लेती थी। तो उन्होंने एक शर्त पर उन्होंने बुनकरों के साथ डील की थी। उन्होंने कहा था कि यदि तुम और किसी को बेचोगे तो हम आपसे नहीं लेंगे। और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बुनकरों को एडवांस में पैसे देती थी, इसलिए बुनकर भी उनके उनके साथ काम करना बेहद पसंद करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, तो इनकी नींद पर नियंत्रण रखने के लिए, इन पर बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किया था। वेतनभोगी कर्मचारी, जो वेतन लेगा उस कर्मचारी को नियुक्त किया था, जिसको कहते हैं गुमास्ता। क्या कहते हैं? गुमास्ता। तो लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, जिसमें बुनकर मतलब कपड़े बनाने वाले पर, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को क्या कहते हैं, गुमास्ता कहते हैं। ठीक है ना। अगला है, गुमास्ता के महत्व को दो कार्य बताइए। गुमास्ता क्या कार्य है? एक तो बुनकरों पर निगरानी रखना, किसी और को ना दे दे ये कपड़ा, क्योंकि उन्होंने डील किससे किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और दूसरा है कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। और क्या है? कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। ये है गुमास्ता। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये भी। अभी जो सारे क्वेश्चन आए सारे महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जॉबर किसे कहते हैं अथवा जॉबर कौन थे? यानी जॉबर जो है वो किसे कहते हैं अथवा जॉबर कौन थे? तो सुनाएंगे।
उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए किसी पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे। यानी जॉबर कौन है? जॉबर एक तरह का एक ऐसा व्यक्ति है जो उद्योगपति जो होते थे क्या करते थे अपने पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को, किसको? पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को जॉबर का पद देते थे। जॉबर आप आज की भाषा में समझेंगे तो एचआर, जैसे एचआर होते हैं कंपनी में जो दूसरे व्यक्तियों को काम पर लगाते हैं देखते हैं, ऐसे ही जॉबर होते थे पहले। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए, किसके लिए? नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए किसी पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? जॉबर। जॉबर कौन थे? एक तरह का एक ऐसा व्यक्ति था जो नए मजदूरों को लेकर आएगा, उसकी नियुक्ति करेगा कंपनी में, काम देगा वो लोगों को। वो अक्सर अपने गाँव से लोगों को काम करवाने के लिए लाता था, और जो जॉबर जो था वो क्या करता था? अपने गाँव के ही लोगों को क्या करने के लिए, काम करवाने के लिए ले आता था। ठीक है ना? तो बेहद सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। अगले व्यक्ति हैं द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। पहले हमने कौन थे? जीजी जीजी भोई के बारे में पढ़ा था। ये हैं द्वारकानाथ। तो इनके बारे में पढ़ाएंगे। ये भारत के उद्यमी थे। उद्यमी का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन, व्यापारी, एंटरप्रेन्योर। तो ये जिन्होंने बंगाल के द्वारा चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया। इन्होंने भी कि बंगाल के द्वारा या बंगाल के द्वारा चीन के साथ क्या कमाया? बहुत ज्यादा पैसा कमाया। वे उद्योगों में निवेश करने लगे। ये जो है अपने द्वारकानाथ जो है उद्योगों में निवेश करने लगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं शेयर मार्केट है ना, तो ऐसे ही वो उद्योगों में पैसा लगाने लगे, दूसरों के उद्योगों में। उन्होंने किस किस उद्योगों में पैसा लगाया? जहाज रानी का काम है, जहाज निर्माण का काम है, खनन का, बैंकिंग का, बागान, बीमा क्षेत्र में निवेश किया। तो इसमें से दो तीन नाम याद सकते हैं, जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन आदि आदि उद्योगों में उन्होंने निवेश किया। 1840 के दशक में आए व्यापार व्यापक व्यापक व्यवसायिक संकट में उनका उद्यम बैठ गया। यानी कि जो 1840 के दशक में जो संकट आया, इससे उसका उद्यम जो है बैठ गया। आप सिर्फ यहाँ तक याद रखेंगे, बहुत है। कहाँ तक याद रखेंगे? यहाँ तक कि वो निवेश करने लगे, बस बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारा फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल क्या है, अथवा फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? तो फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल एक औजार है। क्या, किसका औजार? ये औजार है कपड़े बनाने का। किसका औजार है? कपड़े बनाने का। इस तरह की मशीन, इसका काम था कपड़े बनाने का। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ फ्लाई शटल को, पहले फ्लाई शटल को, अब ये जो मशीन है, इस मशीन को बोल रहे हैं फ्लाई शटल। ठीक है ना? तो ये क्या है भाई? रस्सियों से चलने वाला है, देखो रस्सियां लगी हुई हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे कि यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। यानी कि रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला क्या है? एक यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुनने कपड़ा बुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली लाइन हम बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली लाइन हम बिल्कुल छोड़ देंगे, है ना? तो ये वाली लाइन हम काट देंगे। अभी मैंने ये वाली लाइन हम बिल्कुल ये काट देंगे यहाँ तक। ठीक है? तो ये रस्सियों पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़ी करके चलाना और चौड़े अरस का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। यानी कि पहले वो आप करघे चलाते थे, तो करघे चलाने में क्या मिली? फ्लाई शटल के आविष्कार के बुनकरों को बड़ी करके चलाना और चौड़ी अरस का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली थी। ठीक है? चौड़ी अरस लंबा चौड़ा कपड़ा हम आसानी से बना पा रहे थे, जो बुनकर जो लोग हैं वो। क्लियर है? अगला है हमारा सेठ हुकुमचंद। कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे, जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे कि 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल, है ना, पहली जूट मिल लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो हमारे थे सेठ हुकुमचंद। तो ये भी आपको याद रखेंगे। स्टेपलर फ्लर कार्डिंग से क्या समझते हैं, और स्टेपलर क्या है? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। तो स्टेपलर क्या है? तो वह व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से, किसके रेशों के हिसाब से उनको स्टेपलर करता है। यानी कि यदि ऊन की बात करें तो एक एक जो उनको उठाकर उनको इकट्ठा करने का काम जो होता है वो स्टेपलर कहलाता है। तो वह व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से, रेशों के हिसाब से क्या उनको स्टेपलर करता है या छांटता है, स्टेपलर कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर है? फुलर, तो वह व्यक्ति चुन्नटों को सारे कपड़ों को समेटता है, यानी कपड़े को फुल करता है, और फुलर कहलाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं चुन्नटों को सारे मतलब कपड़े को समेटता है और यानी कपड़े को फुल करता है, तो फुलर कहलाता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास, ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहलाता है। यानी कपास और ऊन को कताई करने के लिए, कताई का मतलब होता है कताई करने के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहते हैं। ओके, तो ये हमारा ठीक है ना? तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या उन आदि रेशों को कताई करने के लिए तैयार किया जाता है। कताई मतलब धागा बनाने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ऊन और कपास से धागा बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम कार्डिंग कहते हैं। तो कताई का मतलब होता है धागा बनना, है ना? ये पहले पता नहीं पाया। तो कताई का मतलब होता है धागा बनाना। जैसे ऊन है, रेशे हैं, उसके धागा बनेगा, तब जाकर कपड़ा बनेगा। तो धागा बनाने के लिए, कताई करने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, एक प्रक्रिया है ये। और ये दोनों ही व्यक्तियों की कह सकते हैं एक तरह की जॉब, है ना? व्यक्ति है ये, स्टेपलर फ्लर व्यक्ति और कार्डिंग की प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। तीनों में व्यक्ति नहीं जोड़ देना है, दोनों व्यक्ति, दो में व्यक्ति है और तीसरे में प्रक्रिया है। चलो अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन से क्या है, अथवा औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं? तो औद्योगिक उत्पादन का फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से। जब भी औद्योगिक वर्ड आएगा आपको फैक्ट्री का ही नाम लेना है। औद्योगिक मजदूर, फैक्ट्री में करने वाले मजदूर। औद्योगिक उत्पादन, फैक्ट्री में होने वाला उत्पादन। ठीक है? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औद्योगिकरण का युग अभी आप लिख लेना इसी में से, अभी मैं बोल रहा हूँ कि औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं? जब हाथों से बनी चीजें कम हो और फैक्ट्रियों में बनने वाली चीजें ज्यादा हो, तब उस युग को औद्योगिकरण का युग कहेंगे या कहते हैं। ठीक है? चल अगला क्वेश्चन, ईटी पॉल कौन थे? तो ईटी पॉल एक म्यूजिक कंपनी का नाम है। जैसे टी सीरीज है कि नहीं है? अपने भारत की टी सीरीज, ऐसे ईटी पॉल जो है लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था। ईटी पॉल नाम है ना, म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था, सॉरी प्रकाशक था, जिसने 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की। 1900 में इसने, ईटी पॉल एक व्यक्ति का नाम है, इसने क्या किया? ये संगीत की किताब क्या की? प्रकाशित की। तो ये प्रकाशक का नाम है।
ठीक है। स्पिनिंग जेनी से क्या तात्पर्य है? स्पिनिंग जेनी जो है एक मशीन का नाम, ये भी एक मशीन का, जैसे पहले हम क्या पढ़ा, फ्लाई शटल, ऐसे ही स्पिनिंग जेनी भी एक मशीन का नाम है। तो स्पिनिंग जेनी का फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अपनी स्पिनिंग जेनी है। इसमें ये जो पहिया है इससे चलेगा भाई, इसको हम जब चलाएंगे तो ये कपड़ा जो बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये स्पिनिंग जेनी क्या है? एक मशीन है, आपने देख ली। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहाँ है भाई हमारा? ये। तो स्पिनिंग जेनी कताई करने की मशीन थी। कताई मतलब समझ गए, कताई धागा बनाने की मशीन थी या कपड़ा बनाने की मशीन थी, जिसे सन 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाया गया था। इस मशीन से कताई की प्रक्रिया तेजी से हो गई। जो कताई की प्रक्रिया है वो तेजी से हो गई। मजदूरों की मांग घटने लगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जब मशीन से काम हो रहा है तो मजदूर हम क्यों लगाएं? तो मजदूरों की काम क्या है? घटने लगी। एक पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था, इससे एक साथ कई धागे बनने लगे। यानी एक पहिए घुमाने वाला जो व्यक्ति है, बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था, और इससे एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियां मतलब जो धागा बनाने में जो इसमें लगी हुई हैं, तो तकलियों को घुमा देता था, जिससे एक साथ एक साथ कई धागे बनने लग देते। तो यहाँ देखो, धागा बनना आ गया तो कताई का मतलब धागा बनना ही होता है ना। क्लियर है। तो अगला है हमारा, भारतीय व्यापारी में के निर्यातक व्यापार का नेटवर्क कब और क्यों टूटने लगा। यानी कि देखो, सबसे पहले क्या था, जो भारत का जो कपड़ा था, सुने ध्यान से, जो भारत का जो कपड़ा था वो विश्व में बहुत ज्यादा फेमस था। उसका एक रीजन है कि भारत का जो कपास था बहुत ज्यादा पतला था, बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था, और देशों में जो कपास मिलता था वो मोटा होता था। इसलिए भारत में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन जो भारतीयों, क्वेश्चन ये है कि भारतीय व्यापारियों के निर्यातक व्यापार का नेटवर्क कब टूट गया। यानी कि पहले जिस तरह से हम बेच रहे थे चीजों को, लेकिन वो कैसे टूट गया, वो अब क्यों नहीं बेच रहा? तो याद करेंगे, लिखा है, निर्यातक निर्यात व्यापार का नेटवर्क, जिसमें अनेक भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। यानी पहले जो आपका जो निर्यातक होता था, उसमें अनेक भारतीय और व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। 1750 के दशक तक टूटने लगा था। क्यों? भारतीय व्यापारियों के निर्यातक व्यापार के टूटने का मुख्य कारण था कि यूरोपीय जो कंपनी है, क्या, यूरोपीय जो कंपनी है, भारत आने लगी और राजनीतिक सत्ता पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया। यानी क्या है भाई, क्यों टूटने लगा? तो पहले हम व्यापार किससे करते थे? यूरोपीय कंपनी से व्यापार करते थे, लेकिन यूरोपीय कंपनी ही खुद भारत आने लगी। इस वजह से जो है, जो व्यवसाय है, जो निर्यात का काम है, निर्यात मतलब बेचने का जो काम है, वो कैसा हो गया? कमजोर पड़ने लगा। और राजनीतिक सत्ता पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया। राजनीतिक सत्ता पर भी उनका, जो यूरोपीय कंपनी है, उनका प्रभाव स्थापित हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। यानी 1840 के दशक के बाद रोजगार में ऐसा क्या कुछ देखने को मिला था। तो लिखा हुआ है कि 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, है ना। 1840 के बाद शहरों में निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि इस समय प्रौद्योगिकी युग आ चुका है, तो शहरों में निर्माण की प्रक्रिया वो तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार, क्या नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि काम होगा तो काम कैसे होगा? मजदूरों से, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे। क्या क्या काम हुआ? तो सड़कों को चौड़ा किया गया, रेलवे लाइनें बनी, है ना, रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, है ना, निकासी और सीवर लाइन बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। यानी परिवहन उद्योगों में कार्य करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुनी और अगले 30 साल में फिर एक बार दोगुनी हो गई। तो इस तरह से 1840 के दशक में इतना ज्यादा रोजगार लोगों को मिला, क्योंकि उनके पास काम बहुत था। तो काम कौन कौन से थे? सड़कों को चौड़ा करना, रेलवे लाइनें, रेलवे स्टेशन बनाना, रेलवे लाइनों का विस्तार करना, इत्यादि। तो इनमें से आप कुछ ही कुछ नाम याद रख लेना, जैसे, है ना, 2-3 नाम इसमें से याद रख लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, लंदन को फर्नीचर सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है? देखो, पहले क्या था, पहले जैसे भारत में, मैंने आपको बताया कि भारत में जो है कपड़ा बहुत ज्यादा फेमस था, भारत का कपड़ा बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन यहाँ जो है, अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से कपड़ा ले जाना स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था, सबसे पहले जो कपास का जो आपको व्यवसाय हुआ था, कपास की जो फैक्ट्री खुली थी कपड़े बनाने की, तो उसके लिए कपास कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल भी भारत से ले जाने लगे। और वहाँ जाकर, यानी वहाँ वहाँ से मतलब फिनिशिंग सेंटर लंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से कच्चा माल जाकर, यहाँ से सारी चीजें जाकर वहाँ उसको फिनिशिंग दी जाती थी, उसको कंप्लीट किया जाता था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। स्टेपलर से क्या खरीद ली? ऊन। किसने? इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी ने। उसे सूत काटने के उसे सूत काटने वालों के पास भेजा थे, उसको उसको कहाँ भेजा? सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। जो धागा मिल इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों और फुलर्स और रंगसाजों के पास लाया जाता था। यानी कि अब जो धागा बन गया है, उसको बुनकरों, फुलर्स और रंगसाजों के पास लाया जाता था। लंदन में कपड़े की फिनिशिंग होती थी, ये है इंपॉर्टेंट, कि लंदन में क्या होती थी? कपड़े की फिनिशिंग पूरी तरह से, मतलब जो कपड़ा को तैयार किया जाता था, तो फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। यानी कि जो फिर उसके बाद लंदन में आ गया, लंदन में जो निर्यातक व्यापारी थे, उस कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या करते थे? बेच देते थे। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। यानी कि इसे लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फिनिशिंग होती है और यहाँ से ही कपड़ा अन्य अन्य देशों में बेचा जाता है। तो क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। तो पहले तो इंग्लैंड के व्यवसायी स्टेबलर्स खरीदते थे, खुद करने वाले को भी देते थे, उसका जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फ्लस और रंगसाजों के पास लाया जाता था। लंदन में जो कपड़े की जो फिनिशिंग होती थी, फिर इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता जाने जाने जाना जाने लगा। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। अगला है हमारा औद्योगिकरण के युग में विज्ञापन की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब ये है कि जो हमारा औद्योगिकरण का युग है, फैक्ट्रियां बनना जब स्टार्ट हुई, तो जो विज्ञापन है, विज्ञापन का मतलब जो प्रचार करना होता है, टीवी में आपने देखा होगा विज्ञापन प्रचार वगैरह, तो उसकी क्या भूमिका है औद्योगिकरण में? तो बहुत ज्यादा भूमिका है भाई। जैसे हम किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो विज्ञापन के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसा, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एरियल है या सर्फ एक्सल है, तो सर्फ की कंपनी है, तो ऐसी और दूसरी कंपनी जिसका नाम नहीं सुना हो वो भी रख दिया जाए, तो आप किसको खरीदेंगे? तो आप सर्फ एक्सल एरियल को खरीदेंगे, क्योंकि आपने उसको प्रचार प्रसार में देखा है। तो विज्ञापन में बहुत ज्यादा भूमिका होती है औद्योगिकरण। तो लिखा हुआ है कि विज्ञापन नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका है। यानी कि विज्ञापन जो है नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका है। यदि आप विज्ञापन करते हो तो नए उपभोक्ता उसको जानेंगे, नए कस्टमर उसको जानेंगे, तो नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों की जरूरी और वांछनीय वांछनीय बना लेता है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेता है। यानी कोई भी उत्पाद है, यदि उसका हम विज्ञापन कर रहे हैं, तो वो सामने वाले को ऐसा प्रचार कर देते हैं कि सामने वाले के लिए जरूरी हो जाता है। हो जाता है, जरूरी हो जाता है। वे लोगों की सोच बदल देते हैं। विज्ञापन जो होता है लोगों की सोच बदल देता है, क्योंकि कोई भी चीज है, मान लीजिए कि भाई ऐसा कोई मैंने मान लीजिए कि ऐसा कोई झाड़ू है कि जो अपने आप भाई अपने आप झाड़ू लगा देता है, ऐसा कोई एआई आ गया भाई, तो क्या होगा कि लोगों की सोच बदल, पहले तो लोग हाथों से लगाते थे, लेकिन विज्ञापन इस तरह से कर देंगे तो वो लोगों की सोच को बदल देगा और नई जरूरतों को पैदा कर देता है, और नई जरूरतें पैदा कर देता है। ये जो क्या कहते हैं, पैदा कर देता है। इसी कारण अखबार, पत्रिकाएं, होर्डिंग, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। यहाँ तक ये अपन करेंगे इसको, इसलिए सब जगह पर ये जो है विज्ञापन जो है वो छाए हुए हैं। क्लियर है? आगे है हमारा, आगे यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने, यानी औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई तब विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में, यानी विभिन्न उत्पादों को बाजार में फैलाने में एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। यानी कि उपभोक्ता जो आपका विज्ञापन है, उन्होंने मेन चीज ये है कि उपभोक्ता जो है, कस्टमर है, उसको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और नए कस्टमर बनाने का काम किया। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी अपन कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगला है हमारा पूर्व औद्योगिकरण। ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है या आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? देखो, अब ये औद्योगिकरण को तो आप पता है कि जहाँ फैक्ट्रियां से बनने वाली चीजें जाना हो, लेकिन पूर्व औद्योगिकरण का मतलब होता है या आदि औद्योगिकरण का मतलब होता है कि औद्योग फैक्ट्रियों से बनने से पहले वाला उत्पादन। यानी कि उस टाइम पर एक फैक्ट्रियों में बनने वाला उत्पादन तो है ही है, जो अधिक संख्या में बनता है, अधिक उत्पादन उत्पादन होता है। लेकिन उससे पहले भी तो उत्पादन होता होगा ना, अधिक संख्या में, कहूंगा अंतरराष्ट्रीय बाजार तो पहले भी होता था, विदेशों में माल पहले भी बिकता था। तो वह समय, एक तरह का समय, वह समय जहां पर जो उत्पादन है वो हाथों से हो और अत्यधिक मात्रा में हो, तो उसे हम पूर्व औद्योगिकरण का समय कह सकते हैं। कि औद्योगिकरण नहीं आया लेकिन तब भी हम उत्पादन अच्छी मात्रा में कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि पूर्व या आदि औद्योगिकरण का मतलब, पूर्व या आदि औद्योगिकरण का मतलब उस समय से है जिस समय यूरोप और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन होता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन होता था। इस समय उत्पादन कारखानों में मशीनों की बजाय, लिखा है इस समय जो उत्पादन है कारखानों में मशीनों की बजाय घर पर होता था। कहाँ होता था? घर पर होता था। इस समय उत्पादन गांव में होता था। कहाँ होता था? गांव में। यहाँ तक अपन कर लेंगे, है ना? तो ये एक तरह का वह समय है जहाँ यूरोप और इंग्लैंड से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन होता था। लेकिन यूरोप और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन होता था, यानी यूरोप और इंग्लैंड में। या मशीनों, इस समय उत्पादन जो है कारखानों में मशीनों की बजाय, किसकी बजाय? मशीनों की बजाय, किससे? मशीनों की बजाय आपका, मशीनों की बजाय हाथों से या घरों में होता था। ठीक है। उसके बाद नीचे से यहाँ से कर लेंगे कि अरे यहाँ से यहाँ तक आप याद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से करेंगे। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले का वह समय जिस समय फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी और उत्पादन का कार्य होता था, पूर्व औद्योगिकरण कहलाता है। ठीक है। पूरा बात समझ में आ गई कि ये एक तरह का ऐसा समय है जहाँ फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई थी और उत्पादन होता था, अच्छी मात्रा में होता था, तो उस समय को हम कहते हैं पूर्व औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण से पूर्व मतलब पहले का समय। ओके। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? दूसरा, उसी व्यक्ति का बहुत से मजदूर ने स्पिन जेनी का विरोध क्यों किया? एक ही क्वेश्चन है। देखो, स्पिनिंग जेनी मैंने आपको बताया, स्पिनिंग जेनी के बारे में, एक तरह की मशीन मशीन थी कि नहीं थी जो आपको कपड़ा बनाने में यूज करी जाती थी। लेकिन एक बात बताइए, यदि मशीनें कोई भी आ गई तो मजदूरों की कमी होगी कि नहीं होगी? और जो मजदूर पहले से काम कर रहे थे कपड़ा व्यापार में या कोई भी चीज बनाने में, यदि उस जगह मशीन आ जाए तो उनका तो व्यवसाय, उनका जो रोजगार है वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसी वजह से जब स्पिनिंग जेनी मशीन आई तो जो वहां करने वाले जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनकी तो बेरोजगारी होगी। तो इस वजह से इसका विरोध किया गया। तो समझेंगे। तो जेम्स हरग्रीव्स ने सन 1764 में स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया। इतनी सी बात में कोई दिक्कत वाली बात, ये पहले से हमने पढ़ा है। इस मशीन ने कटाई मतलब धागा बनाने की प्रक्रिया, कटाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया। ठीक है भाई। जब ऊन में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया गया तो मजदूरों की मांग घटने लगी। सही बात है, जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल हुआ तो मजदूरों की मांग घटने लगी। एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर, क्या एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। बहुत सारी इसमें जो तकलियां लगी हुई थी, तकलियां जो होती हैं वो धागे को बनाती हैं, है ना? तो एक ही मजदूर बहुत से पहिए घुमाकर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ बहुत सारे धागे बन जाते थे। ये पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में पता नहीं पड़ता। तो उसमें एक ही मजदूर होता है जो पहिया घुमाता है, बहुत सारी तकलियों को घुमा देता है और तकलियों के घूमने से बहुत सारा धागा एक साथ बन जाता है।
इससे बेरोजगार की समस्या खड़ी होगी। इससे क्या हो गया, बेरोजगार की समस्या खड़ी होगी। मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया, इस वजह से मजदूरों ने जो है स्पिनिंग जेनी का विरोध किया, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब कंपनी जो है उनको रख नहीं रही है मजदूरों को, क्योंकि उनके पास मशीन है। इस प्रकार इस क्षेत्र में महिलाएं अधिक संगम थी, मतलब इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत अधिक काम करती थी। इस कपड़ा व्यापार व्यवसाय में महिलाएं जो है बहुत ज्यादा काम करती थी, या बहुत ज्यादा संख्या में थी, आप ऐसा लिख सकते हैं। अतः इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ा, यानी इसका प्रभाव जो है महिलाओं पर अधिक पड़ा, क्योंकि महिलाएं इस उद्योग से ज्यादा जुड़ी हुई थी। ब्रिटेन की महिलाएं स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करने लगी। जो ब्रिटेन की महिलाएं स्पिनिंग जेनी पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन के कारण उनका रोजगार और नौकरियां जो है छीना जा रहा था, यानी कि इस मशीन के कारण उनकी नौकरी जो है रोजगार वो छीन गया था। क्लियर है। तो क्यों क्यों उन्होंने हमले किए, क्योंकि उन्होंने जो महिला ने क्यों हमले किए, क्योंकि षडयंत्र था, क्योंकि इस मशीन ने उनकी जो रोजगार है और नौकरी है उनको छीन लिया था। सिंपल है। चल अगले करते हैं। अ, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए, क्या हाशिए पर पहुंच गया था, हाशिए मतलब किनारे पर पहुंच गया, तो उसका इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा था सूरत बंदरगाह पर। सूरत, हुबली, मछलीपट्टनम बंदरगाहों का महत्व 17वीं सदी के अंत में क्यों कम हो गया, यानी कि पहले 17वीं सदी से पहले इन जो हमारा सूरत में हुबली और मछलीपट्टनम का जो बंदरगाह है उनका पर काम कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई, पहले पहले व्यापार कितना क्यों हो रहा था, अब क्यों कम हो गया, तो समझाएंगे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुबली के माध्यम से, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम है ना, और बंगाल में हुबली के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई, जो दक्षिण में पूर्वी और एशियाई बंदरगाह हैं, बंदरगाहों के साथ सुव्यापार चलता था। यानी कि तो दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाह है, तो सब सुव्यापार चलता था। पहले तो मछलीपट्टनम और बंगाल में हुबली है ना, यही तो क्वेश्चन में यही दो बंदरगाहों के बारे में पूछा गया है। ये देखो, तो 17 क्या बोला मैंने कि मछलीपट्टनम और बंगाल में हुबली के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। लेकिन क्या हुआ, 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा। 1750 से पहले जो भारतीय सौदागर थे, जो बंदरगाहों को चला रहे थे, दक्षिण पूर्व एशिया बंदरगाहों को सामान बेच रहे थे, तो यह नेटवर्क टूटने लगा। तो नेटवर्क टूटने लगा क्योंकि यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। जो यूरोपीय कंपनी जो थी पहले यही लेती थी हमसे सामान, या अन्य वहाँ के व्यक्ति आते थे, लेकिन क्या हुआ कि इनकी ताकत जो है वो बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की। पहले तो उन्होंने क्या किया, स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की। रियासतें हासिल करने का मतलब होता है टैक्स फ्री का, भाई कोई वो ले लिया, स्टाम्प में ले लिया कि हम टैक्स आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने स्थानीय दरबार, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें काम करने के लिए इजाजत ले ली, है ना। तो पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से, पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इरादेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी इरादेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इरादेदारी का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं टैक्स फ्री, कि अब हम तुम्हें इरादेदारी का भी अधिकार हमने प्राप्त कर लिया कंपनी ने। तो दुनिया में कंपनी की ताकत बढ़ गई थी। पहले तो उन्होंने रियायतें हासिल की, तो उन्होंने क्या इरादेदारी हासिल की, इजारेदारी अधिकार प्राप्त किया। सूरत और हिंगली दोनों बंदरगाह पुराने कमजोर पड़ गए। इसके कारण जो आपके दोनों बंदरगाह हैं उसके जो है वो पुराने पड़ गए। इसके देखो दो तीन रीजन है। एक तो पहले तो यूरोपीय कंपनी भारत में आ चुकी है। दूसरी बात, उन्होंने इरादेदारी हासिल कर दी, तो वहाँ जो टैक्स फ्री हो गए, तो ये जो चीजें बेचेंगे वो सस्ती पड़ेंगी, और भारतीय सौदागर जो बेचेंगे वो तो महंगी बेच पाएंगे, क्योंकि उनका तो टैक्स लगा जा रहा है। आई बात समझ में। तो इस वजह से जो भारतीय व्यापारी जो सूरत और हिंगली दोनों बंदरगाह से जो व्यापार करते थे, वो जो है वो कमजोर पड़ गए। क्या हो गए, कमजोर। कितने कमजोर पड़ गए, तो उसके बाद यहाँ से कर लेंगे कि 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार कुल 1.6 करोड़ था। यानी जब 17वीं सदी नहीं आई थी, जब यूरोपीय कंपनी नहीं आई थी, यूरोपीय कंपनी, तब इस बंदरगाह से 1.6 करोड़ का व्यापार होता था। लेकिन 1740 के दशक के बाद यह केवल कितना रह गया, 30 लाख रह गया। तो क्या है, तो दोबारा समझेंगे क्या, कि भाई जैसे दो बंदरगाह थे हमारे सूरत और हुगली में, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से पहले दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण यह नेटवर्क टूटने लगा। यह नेटवर्क जो है टूटने लगा, जो पहले व्यापार करते थे नेटवर्क टूटने लगा। सर रीजन क्या, क्योंकि यूरोपीय कंपनी की जो ताकत है बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की। रियायतें मतलब करों में छूट, टैक्स नहीं देंगे भाई, करों में छूट ले ली उन्होंने, रियायतें हासिल कर ली। और उसके बाद उन्होंने इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर ली। इजारेदारी अधिकार मतलब क्या बताया था कि भाई जो उन्होंने इरादेदारी का मतलब ये होता है कि जो अपना पहले उनकी फिक्स रकम होती है कि हम आपको इतना देंगे, और बाकी हम इन आपके जो लोग हैं, यानी वहाँ जो लोग हैं उनसे हम कर वसूलेंगे, और आपको इतना हम पैसा देंगे, चाहे कितना भी हम कर वसूल पाए, आपकी ये फिक्स रुपए हैं वो हम तुम्हें देंगे। तो वो ऐसे लोगों से करने लगे, तो इजारेदारी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए थे, ठीक है। और 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह का व्यापार जो था 1.6 करोड़ था, लेकिन इसके 1740 के दशक तक यह केवल कितना रह गया, 30 लाख रह गया था, ठीक है। क्लियर है। तो इसका जो मेन रीजन है बंदरगाह का कमजोर पड़ने का, वो क्या है, वो ये कि आपका जो है यूरोपीय कंपनी के कारण ये सारा काम हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, यानी कि जो हमारे भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्या किया जैसे वो भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की हमेशा उनको उन पर आते रहे, वो किसी और दूसरे को नहीं बेच पाए, या हमारी कंपनी में कभी इस चीज की कमी ना पड़े। तो भारतीय बुनकरों से उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया, क्या कुछ नियम लेकर आए, जिसके कारण सिर्फ कपड़ा जो भारतीय व्यापारी या भारतीय बुनकर है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देगा। तो ये क्वेश्चन है आपका।
तो मशीन मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा था। मैंने आपको बताया कि पहले मशीन का जब आया नहीं था तब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का ही दबदबा था रेशमी और सूती उत्पादों के मामले में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए किसके लिए, रेशमी और सूती वस्त्रों की आपूर्ति के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या किया, सबसे पहले उन्होंने काम किया, कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने, बुनकरों को माल उपलब्ध कराने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया, जैसे गुमास्ता कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भाई जो बुनकर हैं, जो इस कंपनी के लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये पेशगी ले लेते, पेशगी का मतलब होता है एडवांस रुपए ले लेते थे बुनकर, और उन पर नजर रखने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम, जिसको बोलते थे गुमास्ता। क्यों? क्योंकि ये जो बुनकर है किसी और कंपनी को या किसी और व्यक्ति को क्या ना बेचता है, कपड़े को ना बेचता है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, बुनकरों को बुनकरों से माल तैयार करवाने और माल को उपलब्ध कराने और कपड़ों की जांच करने और निगरानी रखनी भी, आप कह सकते हैं कि निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को क्या किया, नियुक्त किया था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराती थी। यानी कि बुनकरों को ये कहती थी, आपको ये धागा बनाना है या कपड़े बनाना, तो आपको कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल करने के लिए हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये कि आप जो बेचोगे वो सिर्फ हमें बेचोगे। किसे बेचोगे? हमें। तो कच्चा माल कराने के लिए क्या करती थी, कर्ज उपलब्ध कराती थी, जिससे कि तुम और दूसरी कंपनी को ना बेच पाओ। ओके, बहुत सिंपल है। कंपनी ने माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेश की रकम दी गई। मैंने आपको बताया जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ, आप किसी और खरीदार के साथ व्यापार नहीं करोगे। हाँ, आप सिर्फ हमारे साथ व्यापार करोगे। इसके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी, यदि हम आप हमसे पेशगी ले रहे हो, एडवांस रुपए ले रहे हो, हम आपको कर दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, तो आप इन चीजों को किसी और को नहीं बेचोगे। ठीक है। महीन कपड़ों की मांग बढ़ने के साथ बुनकरों को अधिक खर्च दिया जाने लगा। ज्यादा कमाई की आस में बुनकर, तो क्या महीन कपड़ों की मांग बढ़ने के साथ बुनकरों को अधिक खर्च दिया जाने लगा, ज्यादा कमाई की आस में वो भी जो है वो स्वीकार करने लगे। यानी मांग जब बड़ी कपड़ों की, तो बुनकर भी अधिक खर्च देने लगे, भाई अधिक मात्रा में भाई ले रहे हैं कच्चा माल, और ज्यादा कमाई की आस में वो बुनकरों से पेशगी स्वीकार भी कर लेते थे। तो ये 3 पॉइंट है, बेहद सरल पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप भूल रहे हैं तो इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट आपको याद रख सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट आपको क्या है, याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से 3 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ओके, चल। तो ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? सुने, जब पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब तक जो ब्रिटेन जो है उसमें बहुत ज्यादा कपड़ा व्यवसाय का काम चल रहा था, क्योंकि वहाँ कंपनियां खुली थी, तो वहाँ अच्छी मात्रा में जो है अच्छा व्यापार चल रहा था। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ जो है सारे जो कंपनी हैं वो बंद हो गए, क्योंकि वो किसमें रह गए, युद्ध में करने में रह गए, और जो युद्ध संबंधी सामान बनाने लगे, लेकिन कपड़ा व्यवसाय जो वहाँ ठप पड़ गया। तो उसका जो फायदा है अन्य देशों ने, जब भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, तो वहाँ जो है उत्पादन बहुत ज्यादा तीव्र गति से होने लगा। तो पहले विश्व युद्ध का मेन रीजन यही हुआ कि भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसका पहला रीजन है कि ब्रिटेन जो है वो उत्पादन नहीं कर रहा था, तो उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो और चीजें बेचने का काम है जो भारत ने शुरू कर दिया। ठीक है, चलो ये लिखा हुआ कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत को औद्योगिक उत्पादन काफी तीव्र गति से बढ़ा, जिसके निम्नलिखित कारण थे। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ा उसमें पहले भारत का औद्योगिक उत्पादन काफी तीव्र गति से बढ़ा। निम्न कारण थे, क्या क्या कारण थे? नंबर 1, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। जब तक पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब तक औद्योगिक विकास जो है वो धीमा रहा। युद्ध ने नई स्थिति युद्ध ने नई स्थिति उत्पन्न कर दी। जो युद्ध हुआ उससे नई स्थिति आ गई। क्या स्थिति आ गई? ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। यानी कि जो ब्रिटिश कारखाने जो खुले हुए थे पहले, जो कपड़े वगैरह बना रहे थे, वो अब किस में व्यस्त है? सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। यानी इसलिए भारत जो ब्रिटेन, मैनचेस्टर मतलब जो ब्रिटेन से जो माल आ रहा था उसका आयात कम हो गया। यानी कि अब कोई खरीद नहीं रहा है उसको, क्योंकि आ ही नहीं रहा है। तो भारत में मैनचेस्टर से आने वाला जो माल है वो कम हो गया। अब वहां से कम हो गया तो अब कौन बेचेगा? भारत में तो बेचेगी कपड़ा, तो कौन आएगा? भारतीय कंपनी। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। यानी भारतीय बाजारों को, भारतीय लोगों को या भारतीयों को, भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, और नए नए कारखाने लगाए गए। भैया हाल तुरंत कारखाने नए नए लग गए, क्योंकि अब हमारा क्या हो सकता है, इसमें फायदा हो सकता है। युद्ध लंबे समय तक चला। आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में चला। युद्ध लंबे समय तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारखानों में अभी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी, बदोनी वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े एवं खच्चर के जीन आदि बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। या आप ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, नए नए कारखाने लगाए गए। युद्ध लंबे समय तक चला, इसलिए भारतीय कारखानों में भी युद्ध संबंधी चीजें भी बनने लगी, जैसे फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए कपड़े इत्यादि। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3, पुराने पुराने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो पुराने कारखाने थे उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब ज्यादा जरूरत पड़ रही है माल की, तो उत्पादन बढ़ेगा। पालियों में काम होने लगा। पालियों मतलब शिफ्टों में काम होने लगा कि 3-3 4-4 शिफ्टें लगाने लगे भाई मजदूरों की। तो पुराने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पालियों में काम होने लगा। बहुत सारे मजदूरों को काम पर रखा गया। प्रत्येक मजदूरों को पहले से ज्यादा अधिक काम करना पड़ता था, क्योंकि उत्पादन समय मांग बहुत ज्यादा, इसलिए मजदूरों को भी ज्यादा काम करना पड़ता था। सिंपल है। तो आप इसमें से भी आप याद रख सकते हैं, बना के भी आप लिख सकते हैं। क्या मैंने बोला था पहली लाइन की, जो ब्रिटेन जो है उसके कारखाने जो युद्ध संबंधी चीजें बनाने लगे, तो वहां से आने वाला जो माल है, जो आपका आने वाली चीजें हैं, वो क्या हो गई? आयात कम हो गया। जैसे भारतीय बाजार जो रातों रात चमक उठा, है ना, और युद्ध लंबे समय तक चला, इसलिए भारतीयों ने भी युद्ध संबंधी चीजें बनाना शुरू कर दिया, और पुराने कारखाने में उत्पादन को बढ़ाया गया, पालियों में काम होने लगा, सारे मजदूरों को काम करने पर नए मजदूरों को काम करने पर रखा गया, और प्रत्येक मजदूरों को पहले से ज्यादा अधिक काम करना पड़ता था। क्लियर है?
अगला 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई, यानी कि 19वीं सदी तक जो है बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई। तो ये जो बेसिकली जो बात है वो भारतीय बुनकरों और कारीगरों के लिए है, क्योंकि 19वीं सदी में क्या होने लगा, फैक्ट्री आने लगी। तो क्या क्या और परेशानी मजदूर बुनकरों और कारीगरों के सामने आई। तो सबसे पहली है, उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। देखो, उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास क्यों खरीदनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि पहले इस समय पर क्या है कि इस समय पर क्या है, जो हमारा कपास है, किसानों से जो कपास है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कंपनी ली जा रही थी, क्योंकि कंपनी में उत्पादन ज्यादा होता था, है ना। तो वहां पर जब ज्यादा मांग होती है तो वैल्यू भी जितनी बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, तो आपका पैसा भी महंगा होगा। तो भारतीय बुनकर तो इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, क्योंकि भारतीय बुनकरों को यदि महंगा खरीदेंगे तो कपड़ा जब बन जाएगा तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन कंपनी में तो इतना रहेगा नहीं, कंपनी में तो वही कंपनी से जो मशीनों से चीज बनती है वो सस्ती है। तो उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी, जैसा उन्होंने बोल दिया, जैसे वो दूसरा व्यक्ति ले रहा है ऐसे ही तुम भी लो। तो उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। इस समय भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, बाजार मशीनों से बनी चीजों में पड़ गया, यानी कि भारतीय कारखाने हैं उसमें भी, कारखानों और फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगा, और बाजार मशीनों की चीजों में पड़ गया, बाजार भी जो मशीनों की चीजें खरीदने लगा था। बुनकर, कारीगर मशीन से बने सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। जो बुनकर हैं, ये कारीगर हैं जो हाथों से काम कर रहे हैं, वो क्या है, मशीनों से सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। उसका क्या रीजन है, वही रीजन, क्योंकि मशीन से जो बनने वाला कपड़ा है जो है वो सस्ता रहेगा, लेकिन बुनकरों और कारीगर जो बनाएंगे वो महंगा रहेगा, तो कोई लेगा नहीं। तो बुनकर और कारीगर मशीनों से बने सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। ठीक है। अगला है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों रहती थी। देखो, ये तो सभी जगह होता है, यदि जैसा मौसम होता है उसके आधार पर मजदूरों की मांग घटती बढ़ती है। जैसे कोई भी व्यवसाय है, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का व्यवसाय है, कपड़े की दुकान है मान लीजिए, तो वहाँ जैसे जैसे आप सारा का टाइम आएगा, शादियों का टाइम आएगा, तो वहाँ जो मांग है वो ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अभी चले जाओ भाई, जब जब सारक नहीं है, शादियाँ नहीं है, तो अभी कोई आपको लगाएगा नहीं। तो भाई यहाँ से अपन इस क्वेश्चन को याद करेंगे कि बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब, जहाँ शराब बनती है या गैस घर में जाड़े के दौरान खासा कम रहता था, है ना, क्योंकि इस टाइम पर ये मौसम है, ये शराब पीने का, ठंडों में ही शराब ज्यादा बिकती है, तो इसलिए यहाँ पर खासा कम रहता था। जाड़ो, मतलब ठंड, जाड़ मतलब ठंडों के टाइम पर इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी, है ना। ऐसे ही क्रिसमस के समय, जब क्रिसमस का समय आता था, बुक बाइंडरों प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार होती थी। क्रिसमस के समय जो प्रिंटर हैं या बाइंडर बनाने वाले हैं, तो उनको मजदूरों की ज्यादा दरकार हो रहती थी। बंदरगाहों पर, किस पर, बंदरगाहों पर मरम्मत और सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही अधिक किया जाता था, यानी कि ठंडों में ही बंदरगाह पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई का, सजावट का काम ज्यादा होता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों से ही काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ जो उद्योगपति का ये मानना था, यदि हमें हमारा पता है कि हमारा जो धंधा है, हमारा जो उद्योग है वो उस मौसम पर चलेगा, तो हमें मशीनों की क्या जरूरत है, उस समय हम लगा लेंगे भाई मजदूर। तो वो मशीनों से ज़्यादा मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे। जहाँ पहले मजदूरों की कमी है, तो वहाँ जो उद्योगपति है वो मशीनों से ज़्यादा काम करवाना पसंद करते हैं। तो सर ये नहीं, पहले तो मजदूर कम है, यदि मजदूर कम है तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, महंगा महंगा मजदूर आएंगे, तो उससे बढ़िया कि मशीन लगा लो। तो इसलिए वहाँ जो है मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके अपना काम चला सकें। ठीक है। तो क्या है कि मौसमी आदत क्यों बढ़ती रहती है, जैसे गैस घर हैं, साहब खाने हैं, उस पर जो है इस टाइम पर ज़्यादा काम, खासा काम होता है, तो इसलिए इसमें मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आप चाहो तो इस लाइन को छोड़ सकते हो। कौन सी वाली लाइन? इस वाली लाइन को, ये क्रिसमस वाली लाइन को आप छोड़ सकते हो। आप दो 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 याद रख लो, ये वाली लाइन को आप छोड़ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन छोड़ दो, है ना। पहले आप यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। फिर बंदरगाहों पर भी जाड़ों के टाइम पर साफ सफाई या सजावट का काम ज्यादा रहता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता रहता था, तो वहाँ के उद्योगपति ये सोचते थे कि मजदूरों के बजाय मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन जहाँ मजदूरों की कमी है, वहाँ जो उद्योगपति है वो मशीनों से ज्यादा काम करवाना पसंद करते थे। ठीक है। अगला है, जॉबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण करते थे। तो जॉबर, मैंने आपको बताया, जॉबर वह व्यक्ति जो जॉब दिलाता है दूसरे व्यक्तियों को, जो उद्योगपति रखता है, तो वो मजदूरों से किस तरह नियंत्रण करने लगे। तो मजदूरों से नियंत्रण करने के लिए वो क्या करने लगे, जॉबर मजदूरों से काम देने के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे। भाई करप्शन सब जगह है ना, तो पहले भी करप्शन था, तो रिश्वत थी। तो आपका जो जॉबर जो है मजदूरों से क्या करते थे, काम, हम आपको काम देंगे, लेकिन मुझे बदले में पैसे और तोहफों की मांग है, वो मुझे दीजिए, तो मैं आपको काम लगाऊंगा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं जॉबर। मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। ठीक है, सिंपल है ये। चल, अगला क्वेश्चन है, लेवल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या रहा। तो लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल का मतलब है कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है कि भाई सारी चीजें, जैसे आप कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें उसमें लिखा रहता है कि भाई इसमें ये है, इसमें इतना सोडियम, इतना ये डला हुआ है, ये डला हुआ है, इतने रुपए का है, एक्सपायरी डेट ये है ना। आपने देखा होगा, है ना, सॉस वाला ले लीजिए आप, किसान छोटू केचप, उसमें भाई टमाटर वमाटर बने हुए रहते हैं। तो वही लेवल, उसको लेवल कहते हैं, है ना। तो प्रारंभ इतिहास क्या रहा, तो लेवल का यानी शुरुआत कैसे हुई, तो उसने लेवल एक वितरण पत्र होता है, जिसमें उत्पाद से संबंधित जानकारी होती है, यानी कि जो उत्पाद क्या है उससे संबंधित जानकारी आती है। लेवल पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते, सिर्फ लिखा ही नहीं जाता, सिर्फ शब्द और अक्षर नहीं, उन पर तस्वीरें भी बनी होती हैं, उस पर सब तस्वीरें भी बनी होती हैं। तो उस लेवल पर क्या है कि आपका शब्द और अक्षर ही नहीं होते, उस पर तस्वीरें भी होती हैं, जैसे, है ना, जैसे आपने किसान को फोटो कैचअप पे देखा होगा, टमाटर की तस्वीरें, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। कैसे होती थी, बहुत ज्यादा सुंदर होती थी। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने
भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे, और लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। यानी कि जब मैनचेस्टर से भारत का कपड़ा आता था, उस पर क्या होने लगा, लेबल लेकर जो है वो बेचते थे, और लेबल लगाकर उन्होंने शुरू किया। क्यों? उससे फायदा था कि जो उत्पादक है, जो खरीदार है, उसको कंपनी का नाम पता लगे, इस कंपनी ने इस चीज को बनाया है, और उत्पादन की जगह की लिखा है, मेड इन चाइना, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन भाई जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन, है ना, ये तो ये उत्पादन की जगह का पता लग जाता है। और लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। यानी यदि लेबल अच्छा है, कोई अच्छी कंपनी, तो मान लीजिए अच्छा है। जब किसी लेवल पर मोटे अक्षर में, जब किसी अक्षर जब किसी तो wait, जब किसी लेवल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। यानी उसमें यदि मेड इन मैनचेस्टर लिखा रहता था, तो खरीदार जो है वो डरते नहीं थे, वो सोचते थे कि अच्छा कपड़ा है भाई, मैनचेस्टर बन गया यार। अगर हम पुराने लेवलों को देखें, तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीके का लगा सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग इस चीज को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेश विदेश में बनी चीजें भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। यानी कि कई बार क्या, वो लेबलों में भारतीय जो भगवान है उनकी भी तस्वीर लगा देते थे, भले से वो विदेश में बनी हो, जिससे भारतीयों को थोड़ी जानी पहचानी लगती थी, ये तो हमारी ही भगवान है, तो ये चीजें जो है वो अच्छी हैं। इस तरह से जो है लेबल का काम होता था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे? तो कैसे कर सकते हैं इसको छोटा? तो पहले यहाँ से यहाँ तक एक लेवल, एक वितरण पत्र होता है जिसमें उत्पाद से संबंधित जानकारी होती है। लेवल पर शब्द और अच्छा नहीं होते, उन पर तस्वीरें भी बनी होती है जो अक्सर सुंदर होती हैं। पहले यहाँ तक करेंगे, उसके बाद यहाँ तक करेंगे। अगर हम अगर हम पुराने लेवलों को देखें, तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या तरीका था? इन लेवलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता यह दिखाना चाहते कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज को खरीदें। कृष्ण सरस्वती की तस्वीरों को फायदा ये होता था कि विदेश में भी बनी चीजों भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। फिर यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है, जो विदेश में जो चीज़ें बनती थी, वहाँ क्या तस्वीर लगा देते थे कि क्या तस्वीर भारतीय देवी देवताओं की, जैसे कि जो भारतीय हैं वो आसानी से खरीद सकें। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए, इस तरह की तस्वीर दिख रही हैं। ये जो है साबुन की ये शॉप दे लिखा हुआ है, इस तरह की देवी देवताओं की तस्वीरें लगा देते थे, जो आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कपड़े के निर्यात को और फैलाना क्यों चाहती थी? यहाँ 1760 के बाद जो है भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के कपड़े को और निर्यात क्यों करना चाहती थी और क्यों बेचना चाहती थी? इस समय तो भारत पर कंपनी आ चुकी थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लिखा हुआ है कि सन 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। भारत ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था, और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़े की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। यानी कि उसका मेन रीजन ये है कि सन 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जो है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी, कि शुद्धिकरण की शुरुआत में, यानी कि अच्छी शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। यानी भले से पहले व्यापार होता था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तभी गिरावट नहीं आई कि गिरावट आया कि भाई दूसरी कंपनी आ गई तो गिरावट आया, तो ऐसा नहीं हुआ, है ना, समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं था कि पहले तो भारतीय भारतीय लोग बेच रहे थे, आपको लगा कि भाई अब भारतीय नहीं बेच रहे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बेची तो कपड़े में गिरावट आया, नहीं, नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग भी अभी इतना फैलना शुरू नहीं हुआ था, ब्रिटिश जो कपास उद्योग है वो भी इतना फैलना भी शुरू नहीं हुआ था। फलस्वरूप क्या हुआ, तो क्योंकि यूरोप में जो है, क्या यूरोप में जो है भारतीय कपड़ों की मांग भारी रहती थी, बहुत ज्यादा भारत का जो कपड़ा था फेमस था, इसलिए जो है कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी, है ना, सिंपल है कि जो है भारतीय का जो कपड़ा था वो अच्छा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भले से आ गई हो, लेकिन निर्यात उसका कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि भारत ब्रिटिश कपास उद्योग जो है अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था, और यूरोप में तो भारतीय कपड़ों की मांग ही ज्यादा थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम। 1860 के दशक में भारतीय बुनकरों को अच्छी किस्म की कपास की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी, कारण दीजिए। यानी भारतीय बुनकरों को जो है अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था। इसका प्रभाव क्यों? क्योंकि इसके कारण मैनचेस्टर के भारत आगमन से बुनकरों की समस्या, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जब मैनचेस्टर यहाँ आ गया था भारत में, तो क्या बुनकरों के सामने क्या समस्या आ गई थी, जो हजारों सालों से पहले काम करते आ रहे थे। तो जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ, जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। यानी अमेरिका से जो कपास आ रहा था पहले ब्रिटेन में, मैनचेस्टर में, वो बंद हो गया। फिर क्या हुआ, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगवाने लगा। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया, भारत से जो है कच्चा माल मंगवाना शुरू कर दिया। पहले वो अमेरिका से मंगवाता था, तो बुनकरों को आसानी से मिल रहा था भाई, भारतीय बुनकरों को। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में भारत में कच्चे भारत से कच्चे भारत के कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। यानी भारत से जो कपास का कपड़ा ऐसे अब निर्यात होने लगा कंपनी को, तो जो कपास की कीमत है वो ज्यादा बढ़ गई। मैंने आपको बताया, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो चीजें आसमान छू जाएंगी, तो आसमान छूने लगी। इस कारण भारतीय बुनकरों को अच्छी किस्म की कपास की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसका मेन रीजन है कि ब्रिटेन में जो अमेरिका में कपास आना बंद हो गया था, और आपका जो है ब्रिटेन ने अगर भारत से कच्चा माल शुरू कर दिया, तो वो भी इसकी जो कीमत है वो आसमान छूने लगी। इस कारण जो अच्छा कपास भारतीयों को नहीं मिल पा रहा था, सिंपल है। अच्छा, अगला करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो नियंत्रण रखा था, याद है पिछले वाले क्वेश्चन में, गुमास्ता लेकर आए, किसी दूसरे के साथ व्यापार नहीं करोगे, तो उसका उसका प्रभाव क्या पड़ा था? तो मशीनों, सस्ती वस्तुएं। पहला क्या है, सस्ती वस्तु। मशीनों द्वारा बनी वस्तुएं सस्ती होती थी, अतः उपनिवेशों के लोग
सस्ती कम भिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते थे। यानी कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर क्या प्रभाव डाला, पहले जो बुनकर कपड़ा बनाए थे, पहले तो भाई उनकी चीजें सस्ती होती थी, कंपनी की मशीनों से बनी है। और उपनिवेश के लोग जो थे, उपनिवेश पे शासन था अंग्रेजों का, गुलाम वाले। जो उपनिवेशों के लोग क्या करते थे, सस्ती और उत्तम चीजें ही ज्यादा खरीदना पसंद करते थे। दूसरा, नए उद्यमी औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने और भारतीय उद्यमियों को कारखाने में अवसर प्रदान किए। यद्यपि वे नए खिलाड़ी थे, तथापि वे अच्छा धन कमाने लगे थे। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र का विकास। विदेशियों के आगमन से पूर्व बहुत से लोग कृषि में लगे हुए थे, परंतु औद्योगिकरण ने उन्हें दूसरे क्षेत्र में काम करने के अवसर दिए। ठीक है। चौथा है श्रमिक श्रमिक का जीवन। औद्योगिकरण की प्रक्रिया अपने, अच्छा इसको हम एक काम करते हैं, इसको छोटा बहुत कर देते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, इस वाले क्वेश्चन को हम याद नहीं करेंगे, इसको हम छोटा वर्जन देता हूँ, उसको अपने याद कर लेंगे। तो ये वाला आप याद कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कंपनी ने बुनकरों को कपड़ा केवल उसके लिए बनाने को मजबूर किया, कि कंपनी ने बुनकरों को ये कहा, कपड़ा सिर्फ हमारे लिए तुम बनाओगे। उन्हें कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल जैसे धागा भी कंपनी ही देती थी। बुनकर अपना कपड़ा खुले बाजार में नहीं बेच सकते थे। कंपनी बहुत कम दाम पर कपड़े खरीदती थी, जिससे बुनकर गरीब हो गए। सस्ती मशीनों से बने कपड़े, इंग्लैंड से आए कपड़े के कारण भारतीय बुनकरों की रोजी रोटी छिन गई, क्योंकि भारतीय जो कपड़े थे वो महंगे थे, सस्ती मशीनों से कपड़े जो सस्ते थे, धीरे धीरे भारतीय बुनकरों की हालत बहुत खराब हो गई, उनकी संख्या घटने लगी। तो ये 6 पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, पेन को आप लिख लोगे पॉज करके वीडियो को। ओके, चलो। कॉमर्स क्या है, लिखिए। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार मालिकों का एक नेटवर्क है, जो अपने क्षेत्र में व्यवसायी कानून बनाने में मदद करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार मालिकों का एक नेटवर्क है, जो अपने क्षेत्र में, जहां उसकी कंपनी खुली हुई है, जो अपने क्षेत्र में व्यवसायी कानून बनाने में मदद करता है और अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें तो कोई सिंपल बात नहीं ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार मालिकों का नेटवर्क है, जो अपने क्षेत्र में व्यवसाय कानून बनाते हैं, जो व्यवसाय के लिए जो भी कानून है वो बनाते हैं और अपने सदस्यों को हितों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र क्या है। तो खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। खगोल शास्त्र आपने देखा, खगोल शास्त्र जो पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसका अवलोकन, विश्लेषण, उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, सिंपल है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को क्यों नियुक्त किया था। भाई किसी और दूसरे का नाम बेचते हैं ना, ये तो रीजन था। ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत बिचौलियों और व्यवसायी को समाप्त करना चाहती थी। यानी कि जो भी पहले बुनकरों से कपड़ा लेकर वहां जाकर बेचते थे, तो उनको क्या करना, समाप्त करना चाहती थी। इसके इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य था कि व्यापार पर सीधा नियंत्रण बनाया जा सके। इसके लिए कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया। ठीक है, भारत में बुनकरों पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत बिचौलियों व्यवसाय को समाप्त करना चाहती थी। जो पहले वो जो बिचौलिया होते थे बीच के, तो उनको समाप्त करना चाहती थी और सीधे बुनकरों से चीजें ले रही थी, बिचौलियों से नहीं ले रही थी। जो पहले क्या था, ये बुनकर पहले बुनकर जो ये जो हैं बीच में बिचौलिया व्यवसायी होते थे, जो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। इनको समाप्त करने के लिए उन्होंने गुमास्ता को रखा था। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र क्या है। औद्योगिक क्रांति जो 18वीं और से 19वीं सदी के बीच में हुई, वह अवधि थी जिसके दौरान यूरोप और अमेरिका में मुख्यतः कृषि प्रधान ग्रामीण समाज औद्योगिक और शहरी बन गए। ठीक है, यूरोप का जो आपके जो कृषि प्रधान ग्रामीण समाज है, वो औद्योगिक और शहरी बन गए थे इस सदी में, क्योंकि औद्योगिकरण का युग था। ये कैसा युग था, औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के शुरुआत दौर में व्यापारी कंपनी से दूरी रहना पसंद करते थे। यानी जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, तब जो व्यापारी जो हैं मशीनों से क्यों दूर रहते थे। कोई भी बात है भाई, कोई भी चीज है, कोई भी चीज नहीं आती है, तो लोग इतने पहले शुरुआत में खरीदते नहीं है। तो वही पहला सिस्टम है कि नई नई मशीन आई थी, तो भाई तो कौन विश्वास करेगा, कितने कौन इसमें रुपया फंसाएगा अपने, है ना। तो वही सिस्टम है। तो औद्योगिकरण के शुरुआत दौर में व्यापारी मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे, क्योंकि मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी। मशीनें खराब भी हो जाती थी, उनकी मरम्मत महंगी होती थी। इसके अलावा मशीनें उतनी अच्छी नहीं थी जितने उनके आविष्कारों निर्माताओं का दावा था। इसलिए वो है दूर रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, और भी आप उसमें बड़ा बना के लिख सकते हैं कि भाई मशीनों से जो काम है वो जो हाथों से बने काम से थोड़ा कम होता था, यानी उसका काम इतना अच्छा नहीं होता था, है ना। तो ये हमारा पार्ट
4 हो गया कंप्लीट। अब इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न जो है बचे हुए हैं। यदि और भी बचे होंगे छोटे छोटे प्रश्न, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना, एक दो बार देखना, और जो भी आप क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं तो एक ही काम किया करो। सबसे पहले क्या काम किया करो, लिख कर देखा करो। ठीक है। और जो क्वेश्चन भी आपको इसमें डाउट है, कमेंट में बताना कौन से है, मैं इसका शॉर्ट डाल दूंगा आपको दोबारा समझाने के लिए। थैंक यू।